नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और बातचीत करेंगे सोने की, जहां पर खरीदारी लौटते हुए दिखाई दी है। घरेलू बाजार हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी ये ज्यादा वाइब्रेंट रही है। क्या ये रिकवरी की शुरुआत है? तेजी और एक्सटेंड होगी? इस पर करेंगे बातचीत। समझेंगे कच्चे तेल के चाल को, जहां पर ओपेक ने जो कट्स हैं उनको मेंटेन रखा है, उसके बाद वापस कच्चे तेल में प्रॉफिट टेकिंग आई है। ब्रेंट का भाव $80 के नीचे कर रहा है ट्रेड। क्या नई रेंज रह सकती है? क्या आउटलुक बन रहा है प्राइसेस पर? इस पर भी करेंगे बातचीत। और बातचीत करेंगे एग्री कमोडिटीज की भी, खास तौर से जीरे की, जहां पर हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से हमने लगातार गिरावट देखी है और अब भाव 26,000 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है उन पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या मायने हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात सोने की कर लेते हैं, जहां पर हमने घरेलू बाजार में एक हफ्ते के आसपास के ऊपर के प्राइसेस गोल्ड के आते हुए देखे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी ज्यादा रही है। $2,070 के ऊपर भाव निकलते हुए देखे हैं और ये ऑलमोस्ट एक महीने के हायर लेवल्स पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मिस्टर मेहता, पहले तो सबसे पहले एक प्राइसेस पर ही आपका आउटलुक चाहिए गोल्ड पर। जो यूएस का वीकली जॉबलेस क्लेम रहा, वहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी और अब जो मार्केट फोकस कर रहा है वो यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा पर कर रहा है। तो इन डेटास पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन जो ये रिकवरी इंटरनेशनल मार्केट्स में आते हुए दिखी है, आपको क्या लगता है, क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं और क्या व्यू है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो आपने जैसे बताया कि जो पेरोल डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा है, ये दो मुख्य वजह हैं। और आज नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो ये सारी चीजें उनको अफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं उसमें दूसरा जो भारतीय बाजारों के अंदर एक एक्सपायरी है, जो एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 5 फरवरी को होती है, वो है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद जो बजट था भारत में, वो भी लेकर, उसको भी लेकर थोड़ा सा मार्केट में गहमा गहमी चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एक डायरेक्शन लेस हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब फेड ने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि कोई इंटरेस्ट रेट वो घटाने वाले नहीं है और बढ़ाने वाले भी नहीं है। तो तो अब जो पूरा फोकस हो गया वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा, इनके ऊपर जो पूरा फोकस हो गया, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट आई, बॉन्ड यील्ड में लगातार गिरावट आई और गोल्ड के प्राइसेस अचानक से एक्सपायर, जो भारत के बाजारों में एक्सपायरी के मद्देनजर अचानक से हमने कल देखा कि 63,000 के ऊपर चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ओके। टेम्पररी फिनोमेना है। हमने जब भी इस तरह से कोई इवेंट होते हुए देखा है तो उसका इफेक्ट 2 या 3 दिन रहता है और गोल्ड प्राइसेस अपनी पुरानी यथावत स्थिति में वापस आ जाए। तो यानी मिस्टर मेहता, ये मान के चलें कि गोल्ड यहाँ से कुछ कॉन्क्रीट क्यूज की तलाश कर रहा है और इसीलिए इन डेटास पर फोकस है कि शायद तो एक क्लियर इंडिकेशन मिले कि यहाँ से फेड की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। लेकिन जब आपने कहा कि इस तरीके का रिएक्शन ही रहेगा, ऊपर आया भी तो वापस वो लेवल्स के आसपास आ जाएगा, तो मान के चलें कि अब रेंज में ही नियर टर्म में कारोबार होते हुए दिखाई देगा, अनलेस कुछ कॉन्क्रीट क्यूज मिले। और वो रेंज आपके हिसाब से क्या रह सकती है? देखिए, जो कॉन्क्रीट रेंज है, $2,036 एक ऐसा लेवल है जहां से गोल्ड ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। हमने नीचे में $2,010 तक जाते हुए देखा, ऊपर में $2,065 तक जाते हुए देखा। और हम पिछले 2 हफ्तों से ये देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग जाके 2036 से $2,040 के बीच में वीकली क्लोजिंग हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि आज भी यही स्थिति होने की पूरी संभावना है। गोल्ड प्राइसेस वहीं पर वापस कंसोलिडेट होंगे और इसे एक डायरेक्शन की जरूरत है। यदि ये डायरेक्शन लेस रहा तो इसी प्रकार से $20 ऊपर, 20 और 20-30 डॉलर नीचे, इसी प्रकार से गोल्ड प्राइसेस मूव करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अब भी ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से गोल्ड प्राइसेस एक बियरिश ट्रेंड की तरफ जरूर आएंगे। और इसका जो मुख्य कारण है वो यही होगा कि जो दूसरे एसेट क्लास है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और वो गिरावट गोल्ड प्राइसेस को भी गिराकर दम ले। ओके। मिस्टर मेहता, आपसे डिमांड पर भी एक व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेश भाटिया भी बने हुए हैं, उनसे एक राय गोल्ड प्राइसेस पर ले लेते हैं कि वो क्या सजेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को फिलहाल और क्या आउटलुक है उनका। बताइए धर्मेश, क्या व्यू है आपका गोल्ड पर?
देखिए कंटिन्यूसली इनफैक्ट ये शो पे मैं लास्ट एक महीने से यही कह रहा हूँ कि मार्केट में जो स्थिति है वो काफी फर्म है। मैं काफी बुलिश हूँ मार्केट में और एंटिसिपेट करता हूँ कि जो तेजी है वो काफी बरकरार रह सकती है। इसका जो मेजर कारण है मार्केट का जो है वो इंटरेस्ट रेट। अगर आप जो निम्न रेशियोज देखते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशंस देखते हैं, तो आगे जाके 3 से 4 इंटरेस्ट रेट घटाने की बात करने की गुंजाइश आ रही है और मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। बट अगर जब एक्चुअली जब गिरना स्टार्ट होगा तो जो सेफ हेवन बाइंग होगा वो है, अगर आप देखिए, एक होता है डॉलर और दूसरा होता है गोल्ड। तो गोल्ड में एज अ करेंसी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से तेजी बरकरार रह सकती है और प्राइस फिर से जो प्रीवियस हाई 2150 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, रुपए को चल के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इलेक्शन के कारण रुपया डेफिनेटली यहाँ पे गिर सकता है और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तूल देखने मिल सकती है प्राइस में। तो 3 से 4 महीने के अंतराल में मैं यहाँ पे काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है वो 64,000 64,000 के ऊपरी स्तरों पर लाके सोने को खड़ा कर सकती है। तो बाई की सलाह रहेगी मेरी हर एक डिप पे। ओके, डिप्स पर खरीदारी की सलाह है गोल्ड में। अच्छा मिस्टर मेहता, डिमांड कैसी रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ओवरऑल 2023 में हायर प्राइसेस की वजह से 3% डिमांड घटती हुई दिखाई दी है। फिलहाल अगर हम आगे के ट्रेंड्स को समझें या फिर 2024 का एक आउटलुक लेना चाहें तो डोमेस्टिक डिमांड कैसी दिख रही है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ज्वेलरी बाइंग की डिमांड हो? गोल्ड की जो डिमांड है फिलहाल कोई अच्छी डिमांड नहीं है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो काफी हाई हैं और इस स्थिति में कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और जहां तक ज्वेलरी की डिमांड होती है, जो कंज्यूमर डिमांड होती है, वो डिमांड भी बहुत ही नॉर्मल है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि कोई डिमांड है। यस, ऑफ कोर्स जो मैरिज सीजन होते हैं उसकी डिमांड जरूर मार्केट के अंदर है। देखिए, यदि आप गोल्ड का आउटलुक देखें तो गोल्ड का आउटलुक भी कोई भी ये नहीं कह रहा है कि $2100 $2150 के ऊपर गोल्ड जाएगा। तो इस प्राइसेस में इन्वेस्टमेंट डिमांड हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप 5-6% रिटर्न के लिए गोल्ड में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। इतना इतना रिटर्न तो आपको दूसरा एसेट क्लास में ही मिल जाएगा। तो लोग जो ये रिस्की, गोल्ड इज ऑलवेज अ रिस्की एसेट, तो यहाँ पर मुझे ये डिमांड वापस आते हुए लगती नहीं है। हाँ, यदि बजट के अंदर कोई भारतीय बाजारों में इंटरेस्ट रेट कम होता है और कोई डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है कंज्यूमर के पास में, तो उससे थोड़ा सा गोल्ड में डिमांड आने की उम्मीद। ओके, चलिए, तो डिमांड तो डल है, प्राइसेस रेंज बाउंड ही रहने की पॉसिबिलिटी है, कोई तेजी यहां से गोल्ड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। शुक्रिया मिस्टर मेहता आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। सिल्वर पर भी एक राय ले लेते हैं, रवि द्वारा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिमिलर ट्रेंड्स हमने सिल्वर में भी देखे हैं रवि, यहाँ भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्या आउटलुक है आपका इन स्तरों से? मेरे हिसाब से आज थोड़ी वोलेटिलिटी होगी। नॉन फार्म के डेटा आने हैं और तीनों डेटा, नॉन फार्म, एवरेज अर्ली अर्निंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तीनों नीचे आने की उम्मीद है। अगर वहां पे थोड़ा भी वोलेटिलिटी आती है या थोड़ा भी डेटा रिवर्स आता है तो उस टाइम आपकी वोलेटिलिटी में आपको दोनों में गोल्ड एंड सिल्वर में बाई का ही ट्रेड लेना चाहिए। पर्टिकुलर वो जो बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे हैं डिस्पाइट की मार्च वाला मई में शिफ्ट हुआ है, वो यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम में अगेन अनसर्टनिटीज है, इसके हिसाब से मार्केट उसको रिड्यूस कर रहा है। क्योंकि जब मीटिंग चल रही थी उसी टाइम यूएस के एक बैंक ने काफी खराब नतीजे दिए और इससे मार्केट ऐसा एक एंटिसिपेट भी कर रहा है कि आगे जाके जो रेट कट है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये सब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे लग रहा है कि इसी दौर पे देखना चाहिए। थोड़े स्टॉप लॉस से ट्राई करें एंड बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। 71,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप 71,800 के करीब बाय ऑन डिप्स सिल्वर कर सकते हैं। अपर साइड 73,000 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। गोल्ड भी मेरे हिसाब से अगर गिरता है और 63 के नीचे आसपास मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 62700 62,700 का लगा है। मुझे लग रहा है फिर से वहां पे 63,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, बात तो हुई गोल्ड सिल्वर की, अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट का भाव है वो $80 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। जो ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने आउटपुट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आउटपुट कट्स को मेंटेन किया है। और साथ ही साथ कुछ अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स भी रही इजराइल हमास के बीच में सीज फायर की, हालांकि बाद में कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आए कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है। बट ये तमाम फैक्टर्स की वजह से हमने कच्चा तेल वापस थोड़ा सा हल्का होता हुआ देखा है। कैसे देख रहे हैं धर्मेश अब यहाँ से कच्चे तेल को?
और देखिए, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो लास्ट 1 महीने से मार्केट की जो दायरा है वो $70 से $77, 10% के दायरे में मार्केट कंटिन्यूअसली घूम रहा है। नो डाउट काफ़ी सारे उठापटक देखने मिल रही है मार्केट में। अगर आप देखें तो 2 तरफ की जो मेन है वो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और दूसरी है कंजम्पशन। कंजम्पशन इतनी हाई है नहीं मार्केट में। अगर आप देखें तो बेस मेटल भी काफ़ी सुस्त ट्रेड कर रहा है। रेट्स हाई रेट्स अभी भी गिरे नहीं है। तो ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। प्लस ठंडी का माहौल ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। तो जो भी है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मार्केट में एक स्पाइक देखने मिल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप करंट लेवल से भी बिकॉली करके चल सकते हैं। 6200 का स्टॉप लॉस, यानी ₹50 के आप रिस्क से आप डाउन साइड अगर देखिए तो 6000 के स्तर आपको टूटते हुए देख सकते हो आप। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $71 के लेवल्स आपको मार्केट में देखने मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंदी में रहूंगा और एंटिसिपेट करूंगा कि ये जो मंदी है वो एक से 1.5 महीना और चल सकती है। ओके, तो यहाँ से मंदी 1 से 1.5 महीना और चलने की पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, और बेस मेटल्स में आज के कारोबार में अगर आप देखेंगे तो कोई खास एक्शन है नहीं। इनफैक्ट कॉपर तो 0.5% नीचे है, जिंक 0.5% नीचे है, लेड में भी नेगेटिव बायस ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और एल्यूमिनियम में भी नेगेटिव बायस ही देखने को मिल रहा है। एक क्विक स्ट्रैटेजी रवि की ले लेते हैं, उसके बाद धर्मेश का आउटलुक लेंगे। रवि, आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप बेस मेटल्स को, और कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या? इंट्राडे के लिए शायद इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज एक पूरा रेंज बाउंड सेशन ही एक्सपेक्टेड है टिल जब यूएस के नॉन फार्म डेटा आए। मुझे लग रहा है कि डेटा के बाद आपको वहां पे ज्यादा मींस के क्लियरिटी मिलेगी। अदरवाइज चाइना एक साइड स्टिमुलस, एक साइड चाइना का मींस के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन लाइन है, तो डिमांड फैक्टर थोड़ा वहां पे इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। बट यस, जहाँ पे सप्लाई रिलेटेड दिक्कत है, जहाँ पे सप्लाई के इश्यूज इन फ्यूचर आ सकते हैं, वो कमोडिटी एल्यूमिनियम होगी। मुझे लग रहा है अगर एक व्यू लेना है तो आई थिंक वहां पे 201 के करीब एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बाय रखे, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, 198 के स्टॉप लॉस के साथ आप एल्यूमिनियम बाय करें। 205 208 तक के टारगेट आपको एल्यूमिनियम में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, धर्मेश, आपकी राय क्या है डॉक्टर कॉपर पर, उसे आप काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं? वाइब्रेंसी कुछ खास दिख नहीं रही है, तो इमीडिएट बेसिस पे क्या आउटलुक आप लेके चल रहे हैं, और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं डॉक्टर कॉपर पे एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे 2 या 3 दिन के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप 720 के लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं। 715 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट इसका 730 से 735 रहेगा। ये कमोडिटी एक अभी अभी करंटली तो सुस्त है, बट जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट होगा और इंडस्ट्री डिमांड बढ़ेगी तो ये एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। 2023 में ये ऑलमोस्ट 800 820 के लेवल पे टिकी हुई थी। करंटली 700 का स्तर मेंटेन रखा है। डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, तो मैं बाय की सलाह दूंगा करंट लेवल से भी। इनफैक्ट मार्केट इस समय ऑल टाइम हाइस पर आ चुके हैं। 22,122 का मौजूदा लेवल है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ही नहीं बल्कि ऑल टाइम हाइस पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।